प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किसके द्वारा संविधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यकाल है तथा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बेरुवाड़ी संघवाद, ऑप्शन डी ए के गोपालन विवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। एलआईसी ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या दी गई है। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, ऑप्शन डी संविधान में कहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का उद्देश्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करता है। प्रस्तावना में जो आदर्श एवं उद्देश्य दिए गए हैं उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक, भारत यूएन का सदस्य है। दो, यूएन की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत यूएन का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। संप्रभुता शब्द का आशय भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से असमान है कि भारत में ऑप्शन ए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ऑप्शन सी द्विसदनीय विधायिका है, ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली अमेरिकी प्रणाली से ली गई है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन ए कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ऑप्शन बी यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है,
ऑप्शन सी, सरकार के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ऑप्शन डी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायी है, इस व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद को सर्वोच्च संस्था माना गया है और कार्यपालिका अपनी सभी गतिविधियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। 2, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। 3, भारत में संसदात्मक रूप की सरकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं तथा अनुच्छेद 163 और 64 राज्यों में भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, जहां प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। संविधान निर्माताओं द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा कल्याणकारी सरकार की कल्पना को साकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन बी, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन सी, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं हो सकता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए, संविधान लिखित एवं अनम्य है। ऑप्शन डी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है। ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच अवशिष्ट शक्तियों का स्पष्ट वितरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण है। संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर द्वैध राज पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों द्वारा केंद्र एवं राज्यों की स्पष्ट शक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व है? 1, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। 2, राज्यपाल की नियुक्ति। 3, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। 4, अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन ए 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 4, 1, ऑप्शन डी 4, 3, 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4, 3, 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं इस प्रकार है। सशक्त केंद्र, राज्य अनस्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का भाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति और राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।